आज अपन डिस्कस करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ रजिस्टर, यानी जब एक एसी सर्किट के अंदर रजिस्टर होता है, जो एसी सर्किट है उसके अंदर सिर्फ रजिस्टर होता है, तो उसका बिहेवियर किस तरीके का होता है, यानी कि क्या वोल्टेज रहती है, क्या करंट रहता है। ठीक है, तो इसकी स्टडी करेंगे और करंट और ईएमएफ के बीच में क्या रिलेशन रहता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरे भाई एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर से पहले आपको फेजर डायग्राम बहुत अच्छे से आने चाहिए। आपको फेजर्स डायग्राम अच्छे से आने चाहिए। फेजर्स डायग्राम क्या है, फेज क्या होता है, फेज एंगल क्या होता है, सारी चीजें क्लियर होंगी तभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। और फेजर्स क्या होते हैं इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरी लास्ट वीडियो इसी पे थी। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये सारी चीज क्लियर है, फेजर्स क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है, फेज एंगल क्या होता है, तब अपन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। आज का अपना टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, यानी कि जब सिर्फ रजिस्टर लगा हो अकेला एसी सर्किट में तो उसका क्या बिहेवियर होता है, क्या करंट होता है, वो कैलकुलेट करेंगे। तो वही लिखा है, सपोज अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाई, यानी एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसको एक सर्किट में लगाया गया है जिसमें ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ करंट है। वैसे हम जो करंट लगाते थे वो कैसे लगाते थे, आपको याद हो तो 10th में भी हम जो यूज करते थे वो बैटरी यूज करते थे, रजिस्टर तो लगाते थे बट यहाँ पे बैटरी यूज होती थी, यानी कि डीसी करंट। तो इसमें फर्क है थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों ने 10th में ही पढ़ा था। 10th तो हम लोग बैटरी लगाते थे, बैटरी के अक्रॉस रजिस्टर लगाते थे, तो ये फर्क है। ये हमारा डीसी करंट देता है बैटरी या सेल, लेकिन यहाँ पर जो हम लगा रहे हैं वो एसी करंट लगा रहे हैं। पहली बात क्लियर होगी, क्या करने जा रहे हैं हम लोग, बैटरी से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं सेल से, हम कनेक्ट कर रहे हैं एसी सोर्स से। यानी यहाँ पर जो ईएमएफ है वो साइनसॉइडली होगा, यानी कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा, ये इससे अलग होता है। ठीक है भाई, पहली बात क्लियर हो गई। अब ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होता है ये आपको पता है कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है वो भी पता है। इसका होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है ईएमएफ ओमेगा टी, तो वही लिखा हुआ है कि मान लो एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, कनेक्ट किया है किसी सोर्स से ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के जिसका ई है मैग्नीट्यूड, तो ई इक्वल टू हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। सच अ सर्किट इज नोन एज प्योरली रजिस्टिव सर्किट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्योरली रजिस्टिव सर्किट। अब हम इसकी स्टडी करने वाले हैं कि इसमें क्या होने वाला है जब हमारा एक रजिस्टर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ में कनेक्ट हो गया है। क्लियर है, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, अब देखो आगे क्या है। इफ आई बी द करंट इन द सर्किट, अब सीधी सी बात है, अगर ईएमएफ ई है किसी का भी, कोई ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा दिया आपने सर्किट में और सर्किट क्लोज्ड है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उसमें करंट निकलेगा। भाई बिल्कुल सही बात है। इफ आई बी द करंट इन द सर्किट एट इंस्टेंट टी, किसी भी टाइम टी पर मान लिया कि करंट आई है, देन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर विल बी आई आर। हम जानते हैं कि अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, अब चूंकि रजिस्टर है तो आपको याद होगा रजिस्टर्स में पोटेंशियल ड्रॉप होता था। ठीक है, तो जो हमारा ये है यहाँ पर रजिस्टर है, यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी क्लियर है। यहाँ से करंट निकला हमारा कितना, आई करंट निकला। तो किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम टी पर, चूंकि ऑल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर कैसा होता है, मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, तो हम किसी भी पॉइंट पर बात करेंगे जो भी करेंगे, तो किसी भी इंस्टेंट टी पर मान लिया कि जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है अक्रॉस आर, यानी इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो कितना हुआ है, आई आर हुआ है किसी भी इंस्टेंट टाइम टी पर। तो V इक्वल टू आई आर, हमें पता था ओम्स लॉ के हिसाब से V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। यानी कि अगर किसी भी इंस्टेंट पर करंट आई है, किसी भी टाइम पर करंट आई है और रेजिस्टेंस आर है, तो उसमें जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो कितना होगा, V होगा। ठीक है, V इक्वल टू आई आर हम कैलकुलेट किया, V कितना है। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ लूप रूल, किर्चॉफ का रूल भी पढ़ा था हम लोगों ने, ये तो हमने 12th में पढ़ा है। तो किर्चॉफ का रूल क्या कहता था कि भाई किर्चॉफ का लूप भी हमें यही बताता था कि कितना ईएमएफ ड्रॉ होगा, कितना ईएमएफ ड्रॉप होगा। तो जो ईएमएफ चाहे किसी से भी ड्रॉप कर लो, भाई सर्किट एक है, चाहे एक तरीके से देखो कैसे ईएमएफ ड्रॉप हो रहा है, चाहे दूसरे तरीके से देखो रहेगा तो ईएमएफ ड्रॉप सेम ही। ऐसा तो नहीं है कि भाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ईएमएफ ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ईएमएफ कम ड्रॉप होगा। तो वही उसी चीज को इन्होंने यहाँ समझाया है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ द सोर्स, तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ऑफ द सोर्स कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई आर के, यानी जो इसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ होगा किसी पॉइंट पर। अब देखो सीधी सी बात है ना, अब इसका ईएमएफ है, अब हर पॉइंट पर अलग अलग ईएमएफ होता है,
हमें तो पता है कि भाई ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है, लेकिन हमें पता है कि किसी भी पॉइंट पे ईएमएफ निकालना हो तो किस पर डिपेंड करता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो किसी भी पॉइंट पर ई ईएमएफ हो, किसी भी पॉइंट पर ई ईएमएफ, और हमने ओम्स लॉ के हिसाब से देख लिया कि किसी भी पॉइंट पर जो ईएमएफ होगा वो आई आर के इक्वल होगा, यानी कि उस पॉइंट पर जो करंट है और उसका जो रेजिस्टेंस है, तो दोनों ईएमएफ रहेंगे तो सेम ही। तो वही है यहाँ पे कि किसी भी पॉइंट पे ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी इंस्टेंट टाइम टी पर, और उसी इंस्टेंटेनियस टाइम पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना आई आर, तो दोनों क्या है, इक्वल है, यानी उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है आपस में। यहाँ तक क्लियर है। एक निकाली ऑल्टरनेटिंग करंट की, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये मैं इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर निकाल रहा हूँ, किसी भी टाइम टी पर उस पॉइंट पर तो फिक्स होगा ना, भले ही मैं मान रहा हूँ कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ उस टाइम के बाद बढ़ जाएगा या घट जाएगा, लेकिन उस टाइम पर तो, उस मूवमेंट पर तो फिक्स होगा ना। तो हमने वही बोला इंस्टेंटेनियस टाइम टी पर ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमने देखा भाई ओम्स लॉ से जो था हमारा या किरचॉफ लूप रूल से वो कितना आई आर, तो ये दोनों क्या है, सेम है, तो हमने दोनों को इक्वल लिख दिए। तो यहाँ से अगर मैं आई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरी निकल आई ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। आई की वैल्यू क्या निकली, ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, और ई नॉट अपॉन आर, ई नॉट क्या है, ईएमएफ, वो भी मैक्सिमम ईएमएफ, और नीचे क्या है, आर रेजिस्टेंस, आपको पता है ईएमएफ और रेजिस्टेंस, फिर ये क्या होता है, ई अपॉन आर, वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। यहाँ से ध्यान से देखो, आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर, होता है कि नहीं होता, वी अपॉन आर इक्वल्स टू आई। तो आई की वैल्यू क्या होती है, वी अपॉन आर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर ये वी और ईएमएफ दोनों सेम ही होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ सेम होते हैं, वो बात अलग है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ होता है, लेकिन फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ सेम सेम चल रहा है, क्योंकि हम किसी भी इंस्टेंट पर पोटेंशियल डिफरेंस बोलना चाहे उसका ईएमएफ बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि v की जगह e, तो मेरा फॉर्मूला बन गया i इक्वल टू ई अपॉन आर। अब e भी कैसा है, मैक्सिमम वाला ई नॉट, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके जो एक्सप्रेशन से अपन को रिजल्ट मिलेगा ई नॉट अपॉन आर से, वो मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि i इक्वल टू होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ई नॉट अपॉन आर यानी कि ई अपॉन आर मेरा i होता है। अब चूंकि ई नॉट है, मैक्सिमम ईएमएफ है, तो करंट भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, तो i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी हमें पता चल गया कि जब भी कोई हमारा एसी सर्किट होगा जिसमें रेजिस्टेंस लगेगा, तो किसी भी टाइम टी में उसमें जो ईएमएफ होगा वो ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, किसी भी टाइम टी पर जो करंट होगा वो आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। ये मेरा कहने का मतलब है, पूरा कंक्लूजन, ठीक है। तो वेयर आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन आर इज द मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ एसी। यानी अपन को मोटा मोटा इतना समझ में आ गया कि भैया आपके पास एसी सर्किट है, आपने उसमें क्या किया, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाया। अब ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाया तो ऑब्वियसली करंट आया, किसी भी पॉइंट पर जब आप करंट निकालोगे तो मिलेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसी पॉइंट पे ईएमएफ निकालोगे तो मिलेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर सेम टाइम पर निकाल रहे हो तो। अब याद करो कि हमने पढ़े थे फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम में मैंने क्या बोला था, इसको हम यूज करेंगे। फेजर डायग्राम का यूज यही होता है कि वो रिलेशन बता पाए कि भाई करंट और ईएमएफ साथ साथ चल रहे हैं, करंट लीड कर रहा है, ईएमएफ से लीड का मतलब मैंने बताया था करंट आगे चल रहा है, या करंट लैग कर रहा है यानी पीछे चल रहा है। तो लीड वर्ड यूज करो या लैग वर्ड यूज करो, एक ही वर्ड यूज करना, क्योंकि लीड का मतलब क्या, आगे बढ़ना। तो भैया कोई आगे है तो कोई ना कोई उसके पीछे होगा, तो मीनिंग सेम होता है, या तो कह लो करंट लीड कर रहा है ईएमएफ को, या कह लो ईएमएफ लैग कर रहा है करंट से, मीनिंग तो सेम ही होगा। इसीलिए मैं बोला हूँ एक ही टर्म यूज करना है, या तो लीड या लैग, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है अपन को। अगर आई आगे है ई पीछे है, तो एक ही बात को कहने का तरीका क्या है, करंट लीड कर रहा है और यही सेम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ईएमएफ लैग कर रहा है, तो अलग अलग बात कहोगे फिर कंफ्यूज होगी। इससे अच्छा एक ही बात यूज करो, लीड या लैग, ठीक है। तो अगर करंट लीड कर रहा है तो ऑब्वियसली ईएमएफ लैग कर रहा है क्योंकि पीछे है, ठीक है। और अगर ईएमएफ लीड कर रहा है इसका मतलब ईएमएफ आगे करंट पीछे। लेकिन इस केस में तो हमें दिख रहा है कि किसी भी टाइम टी पर वैल्यू तो फिक्स है। तो अब इसका देखेंगे फेजर डायग्राम कैसा आता है, तो क्लियर है। तो फेजर डायग्राम में क्लियर कट बताएगा कि भैया क्या रिलेशन है करंट और ईएमएफ में, खास करके कब, जब अपन का कैसा हो टॉपिक, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर, यानी रजिस्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, वो एसी सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा रजिस्टर हो, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे फेजर डायग्राम। तो जब फेजर डायग्राम देखेंगे क्या लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी नोट दैट बोथ ई एंड आई आर फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा टी, क्योंकि देखो ई की वैल्यू आई ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई की वैल्यू आई ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वेशन 1, आई की जो वैल्यू आई वो आई आई नॉट साइन ओमेगा टी, वैल्यू सेम। अब आपको याद होगा
कि भाई क्या कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि ईएमएफ साइनसॉइडली है। अब वहां पे ही मैंने फेजर डायग्राम पढ़ाते टाइम पे बता दिया था कि सेम एंगुलर वेलोसिटी से आई और ई रोटेट करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी तो सेम हो गई, यानी ओमेगा ओमेगा तो सेम ही रहेगा भाई, क्योंकि पहले बता दिया था चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो भैया रोटेट तो सेम एंगुलर वेलोसिटी से कर रहा है ना, जितना ये रोटेट करेगा ऊपर वाला भी उतना ही रोटेट करेगा, तो एंगुलर वेलोसिटी में तो फर्क नहीं है, तो ओमेगा सेम है। अब मैंने क्या बोला, किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पर जब एक ही टाइम पर आप ईएमएफ और करंट की बात करोगे तो भैया टी भी सेम होगा, यानी कि ये तो बिल्कुल सेम सेम हो गई, जो एंगल है बिल्कुल क्या हो गए सेम सेम, ओमेगा टी यहाँ भी ओमेगा टी यहाँ भी, यानी कि यहाँ से क्या समझ आ रहा है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्लिक कर रहा है माइंड में कि ईएमएफ और करंट के बीच में तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा, क्योंकि खुद सोचो ना कंडीशन पता है कैसी हो रही है, ये वाली मैं बताऊं, अभी फेजर डायग्राम में समझ आ जाएगी, कंडीशन मैं तभी बना दूंगा, ठीक है। तो समझ आ गया, तो यहाँ पे देखो ये चीज लिखी हुई है कि दिस मीन्स दैट बोथ ई एंड आई अटेन देयर जीरो एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम रेस्पेक्टिव टाइम, यानी कि ये साथ साथ चल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी सेम, टाइम सेम, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगा सेम। तो ये कहना चाह रहा है कि जब आपके एसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हो तो आपका ई और जो आई है वो जीरो वैल्यू अटेन करेंगे एक साथ, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेंगे एक साथ, और ठीक है सब कुछ एक साथ करेंगे कितने टाइम में, जो इंस्टेंटेनियस टाइम। अब देखो डायग्राम बनाता हूं, ध्यान से समझना, ईएमएफ का डायग्राम हो गया बड़ा, एम्पलीट्यूड वाला होता था। अब आई को कहाँ बनाऊं, देखो इसको रेड से बनाऊंगा, आई मेरा हो गया इसी के ऊपर यहाँ पे, क्लियर है, आई मेरा हो गया यहाँ पे, ईएमएफ हो गया यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं। ऐसा मैंने क्यों किया कि आई को ईएमएफ के ऊपर बनाया, क्योंकि साफ साफ देखो ना इनके एंगल के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर ये ओमेगा टी एंगल पर है, ईएमएफ मेरा ओमेगा टी एंगल पर है, तो मेरा आई भी तो ओमेगा टी एंगल पर है, तो दोनों को एक साथ बनाना पड़ेगा। वही देखो ये आपका क्या है एक्स एक्सिस, ये आपका क्या है वाई एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस से ईएमएफ ओमेगा टी एंगल पर है, अगर एक्स एक्सिस से ईएमएफ ओमेगा टी एंगल पर है, तो मेरे भाई आई भी तो ओमेगा टी एंगल पर है, तो आई और ई को हमने एक साथ बनाया, तो ये इसका हो गया फेजर डायग्राम, ठीक है। क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई को और आई को। अब ये क्या कह रहा है कि दिस मीन बोथ ई एंड आई अटेन देयर जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू कैसे करेंगे, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम रेस्पेक्टिव टाइम, यानी एक साथ पहुंचेंगे। तो देखो जब ये रोटेट करके यहाँ पहुंच जाएगा, ये रोटेट करके यहाँ पहुंच जाएगा, तो उसी टाइम पे क्या करेगा, ये भी रोटेट करके सेम टाइम पे यहाँ पहुंच जाएगा, ये भी रोटेट करके मेरे भाई क्या हो जाएगा सेम टाइम पे यहाँ पहुंच जाएगा ई, ये भी। तो क्लियर है, तो ये एक साथ चलेंगे, ये क्या चलेंगे एक साथ, और जो करंट है वो कहाँ चलेगा, नीचे तरफ चलेगा, क्योंकि सेम एंगुलर वेलोसिटी है। बात क्लियर है, एक साथ जब ये यहाँ पर आएगा ईएमएफ आगे आएगा, जब ये ईएमएफ इस जगह आ जाएगा तो करंट कहाँ आ जाएगा मेरे भाई, करंट भी इसके साथ साथ यहाँ पर चल के आ जाएगा, यानी जैसे जैसे ईएमएफ रोटेट करेगा वैसे वैसे करंट भी रोटेट करेगा। तो मोटा मोटा यहाँ से समझ में आ गया कि भाई जो उनके बीच में फेज एंगल है वो कितना होगा, फेज एंगल क्या होता है, ई और आई के बीच का एंगल जीरो, फेज एंगल क्या होगा जीरो। बिल्कुल क्लियर है भाई, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक है। मुझे मतलब इतनी तो उम्मीद है कि समझ आना चाहिए आपको अच्छे से। ई और आई आपको समझ में आ गया, फेज एंगल। तो फिलहाल इस केस में जो हमारा फेजर डायग्राम है वो तो यही इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि देखो भैया आपका फेज एंगल जीरो है, यानी ई भी और आई दोनों एक साथ चल रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सब कुछ एक साथ करेंगे। तो ये बना दिया ग्राफ ऑफ ई एफ एंड आई, ठीक है, और फेजर डायग्राम। क्लियर है। अब देखो इस ग्राफ को, इसको थोड़ा समझ लेना, ये वाला डायग्राम भी आपका एस एल अरोड़ा की बुक से ही है। अब देखना ध्यान से कि यहाँ पर है करंट, अब हमें पता है साइनसॉइडली यानी साइन का ग्राफ बनेगा। साइन का ग्राफ क्या होता है वो आपको पता होगा, कुछ इस तरीके से होता है साइन का ग्राफ। अब ईएमएफ का एम्पलीट्यूड क्या था ज़्यादा, तो ईएमएफ को ऊपर रखना पड़ेगा। आई का एम्पलीट्यूड क्या था कम, इसको नीचे रखना पड़ेगा। तो देखो ये वाला कर्व तो बता रहा है ईएमएफ को, यानी कि देखो मैक्सिमम ईएमएफ कहाँ मिला, ई नॉट, ये रहा प्रोजेक्शन। और करंट का जो ग्राफ है वो ये है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या है कम है। तो क्लियर है मेरे भाई, करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, क्या है आई नॉट। अब आप कहोगे ऐसा ही ग्राफ क्यों बनाया, ऐसा ग्राफ इसने बनाया क्योंकि साइनसॉइडली आपको पता है साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है, ये मैथ्स में पढ़ोगे आप, या आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो साइन थीटा ग्राफ ऐसा होता है, तो साइनसॉइडली का तो ये ग्राफ बनाया। ये ग्राफ क्या कहना चाहता है उसको समझ लो। ये कहना चाहता है कि इस पॉइंट पर ईएमएफ जीरो यानी आई भी जीरो, आगे बढ़े तो कुछ ईएमएफ की वैल्यू मिलेगी, कुछ आई की वैल्यू मिलेगी। इस पॉइंट पे बढ़े, इस पॉइंट पे यानी आगे बढ़ते जाओगे ना, जब इस पॉइंट पे बढ़े तो मैक्सिमम आई मिला तो मैक्सिमम ई मिला, देखो एक साथ मिला। फिर आई कम होता जाएगा, ई भी कम होता जाएगा। इस पॉइंट पे आपके ईएमएफ जीरो होगा, आई भी जीरो होगा। कब,
180 पर। फिर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ मैक्सिमम आई एक साथ फिर से जीरो, यानी ये क्या है, एक साथ चल रहा है, यानी कि फेज एंगल क्या हो गया हमारा, फेज एंगल हो गया जीरो। अब एक और चीज मैं आपको यहीं पे लगे हाथ समझाऊंगा कि ये वाला डायग्राम उस डायग्राम में क्या फर्क होता है, ध्यान से समझना। एक बात बताओ, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये वाला डायग्राम बन चुका, क्योंकि साइन का ग्राफ बन गया, तो इस वाले डायग्राम की क्या जरूरत है, फेजर डायग्राम की क्या जरूरत है। तो देखो फेजर डायग्राम की जरूरत क्या है, थोड़ी सी हिंट दूंगा बस, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आऊँगा। देखो ध्यान से समझना कि अब एक बात बताओ, आपको ये पता करना हो, आपको क्या पता करना हो, फेज एंगल पता करना हो, कैसे पता करोगे। चलो मैक्सिमम वैल्यू पे तो आपको पता है, मैक्सिमम वैल्यू पे आपको पता है कि जो करंट है उसका एंगल कितना है, पाई बाई टू यानी कि 90, आपको पता है मैक्सिमम पे कितना है, और मैक्सिमम ईएमएफ पे पता है। लेकिन इनका क्या बीच में, अब मान लो किसी ने बोला कि नहीं भाई मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ, मैं इस पॉइंट पे क्या निकालना चाहता हूँ, मैं इस पॉइंट पे पता करना चाहता हूँ कि इनका क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी क्या एंगल होगा, या कहो कि फेज एंगल क्या होगा, ये पता करना चाहता हूँ। अब इस पे देखो क्या होगा, इस पे जब ड्रॉप कराओगे तो यहाँ कोई एंगल होगा। अब बताओ कैसे बताओगे, जीरो से लेके पाई2। आपको इतना तो क्लियर है कि इस पॉइंट पर जो भी करंट की वैल्यू आएगी वो तो इंस्टेंटेनियस आ ही जाएगी, आई, और इस पॉइंट पर जो भी ईएमएफ की वैल्यू आएगी वो ई आ जाएगी। लेकिन मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट पर जब ईएमएफ ई है उस टाइम पर कितना एंगल बन रहा है, बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, बस इतना बता पाओगे जीरो से लेके पाई2 के बीच में है, क्योंकि ये तो साफ साफ दिख रहा है मैक्सिमम पाई2 है, और ये एंगल यहाँ कहीं ईएमएफ बीच में है, तो एंगल क्या है ये तो बता पाएगा जीरो से पाई2 के बीच में, लेकिन ये नहीं बता पाओगे एग्जैक्ट कितना है। तो यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है, ये वाली दिक्कत दूर हो जाएगी फेजर डायग्राम में, ये यहाँ नहीं होगी। तो क्लियर है, तो पहले तो माइंड में ये बात क्लियर कर लो कि ये डायग्राम भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, पर इससे ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन हमें फेजर डायग्राम देगा। बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है मेरे भाई कि नहीं है, ठीक है। तो फेजर डायग्राम में थोड़ी सी मैंने हिंट दे दी आपको, एक एंगल पता करने, और दूसरा ये कि हमें करंट और आई का रिलेशन भी क्लियर इससे ज्यादा अच्छे से पता चलेगा एज कंपेयर टू दिस ग्राफ। ओके, अब देखते हैं कि इस वाले ग्राफ से ये कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। जब ये जीरो है, जब ये यहाँ पर है स्टार्टिंग में, यानी कि आई भी जीरो ई भी जीरो, अब इसको कंपेयर करते जाना, ये कंडीशन है ये वाली यहाँ पर, ठीक है, ये कंडीशन है इस जगह पर, यानी अभी आपका करंट और ईएमएफ यहाँ पर, यानी कि ईएमएफ की बड़ी एक्सेस बना देता हूँ क्योंकि ये रोटेट ऐसे करेगा, तो ईएमएफ, और आई की छोटी बना देता हूँ यानी कि आई। तो जब ईएमएफ ई है और करंट आई है, आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, तो समझ लो ये कंडीशन है। अब जो क्या हो रहा है, ये ऊपर बढ़ना शुरू होता है, ये क्या होता है मेरे भाई, ऊपर बढ़ना शुरू होता है, मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, ध्यान से समझना। जिस तरीके से ऊपर बढ़ना शुरू हो रहा है उसी तरीके से रोटेट होना शुरू होता है, देखो उस तरीके से क्या होता है, रोटेट होना शुरू होता है, और रोटेट करते करते जैसे ये यहाँ पहुंच जाए, कहाँ पहुंच जाए, यहाँ पहुंच जाए, तो ध्यान से देखो कितना एंगल बन गया, 90। तो इसको इससे कंपेयर करना हो तो ऐसे समझो कि ये जब पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंच गया, तो यानी कि ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट दोनों का मीनिंग सेम है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल रहा है एंगल कितना है, जब आपका ईएमएफ यहाँ से ऐसे रोटेट करते करते यहाँ पहुंच गया तो एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री का। तो वो तो यहाँ भी पता चल जाता था एंगल कितना बन गया, 90 का, क्योंकि यहाँ से ईएमएफ चला मैक्सिमम पॉइंट पहुंचा, यहाँ से ईएमएफ चला मैक्सिमम पॉइंट पहुंचा, एंगल कौन सा, 90। अब मैंने क्या कहा था कि मुझे बीच में अगर एंगल पता करना हो तो यहाँ पर दिक्कत होगी, यहाँ पता चल जाएगा। तो क्रॉस चेक करते हैं कि ये बात सच है कि नहीं। चलो यहाँ तो एंगल पता करना थोड़ा सा मुश्किल है, कि मान लो इस पॉइंट पर किसी को ईएमएफ चाहिए, किस पॉइंट पर चाहिए, इस पॉइंट पर। तो दिक्कत क्या है कि ये ईएमएफ मैक्सिमम तो है नहीं, अब ये एंगल हमें इतना पता है 0 पाई2 के बीच में, लेकिन एग्जैक्ट कैसे पता करें। अब देखते हैं प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होगी कि नहीं होगी। देखो ये यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है ईएमएफ का मूवमेंट, वो ये बता रहा है यहाँ से यहाँ तक का। अब किसी भी इंस्टेंटेनियस पॉइंट यहाँ पे, किसी भी इंस्टेंटेनियस, अब ये मान लो जो ये वाली बात है, ये वाला हो चाहे ये वाला हो चाहे ये हो, कोई भी हो, सेम यहाँ पर है, यहाँ भी निकाल सकते हो, यहाँ भी निकाल सकते हो। क्या एक बात बताओ, इस एंगल को कैलकुलेट करना तुम्हारे लिए मुश्किल है भैया? प्रोटेक्टर डी रखो, कोई बच्चा बता देगा 9th क्लास का 8th क्लास का कि कितना एंगल है। तो देखो यहाँ पे हर एंगल को बता सकते हो, सिर्फ 90 नहीं। ये तो पता ही चल गया जब ये रोटेट करते मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहा है इस जगह पर, तो ये तो पता ही है 90 है, ये तो देखते ही पता चल रहा है। लेकिन बीच में सारे एंगल पता कर सकते हो आप। देखो ये एंगल कितना है, अराउंड आप बता दो 30 है, ये एंगल कितना होगा, कुछ ना कुछ मेजर करते जाओ ना। इसको मेजर करना आसान है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर डी रखो, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है मेरे भाई? पहली बात क्लियर होगी कि यहाँ पे मैं एंगल मेजर करके बता सकता हूँ कि एक्चुअल में मेरा एंगल कितना है, किस किस के बीच में, करंट और आई के बीच में। लेकिन यहाँ पर एंगल पता करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि आई और इसके बीच में कितना एंगल है। देखो ना, आई और ई,
आई और ई यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पे थे तो चलो पता चल गया कि ये भी एंगल 90 पर है, ये भी एंगल 90 पर है, तो फिलहाल इनके बीच का डिफरेंस क्या है 0। लेकिन हर बार कैसे पता चलेगा, मान लो इसके बीच में पता करना है, और ये तो हालांकि प्योरली रजिस्टिव वाला केस है, यानी कि सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है और आई और ई एक साथ चल रहे हैं। अब समझ लो आई और ई एक साथ नहीं चल रहे थे, आगे पीछे होते तो कैसे पता करोगे ई का कितना एंगल है और आई का कितना एंगल, और फेज एंगल कैसे बताओगे, यहाँ पर फेज एंगल कैसे बताओगे, क्लियर है, क्योंकि यहाँ तो इतना पता चलता है मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, तो भैया ये फेज एंगल पता करने के लिए आपको फेजर डायग्राम में बताना पड़ेगा। तो क्लियर ना, तो इसी चीज को यहाँ बना दिया है, जितना ये पॉइंट है पीक पॉइंट उतना ये हो गया। अब देखो आई की कहानी सुनो, अब ये क्या करेगा, यहाँ से डाउन होना शुरू होता है, यहाँ तक डाउन होना शुरू होता है। भाई बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे, ठीक है, इसीलिए मैं एक एक टॉपिक पर सिर्फ एक ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर लो, ताकि बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ आ सके अच्छे से, ठीक है। अब जो यहाँ से ड्रॉप होना शुरू होगा, ध्यान से समझना। अब जैसे ही आगे चलेगा, भैया ये रोटेट कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, रोटेट, तो यहाँ जैसे ही आ जाएगा तो ये आपकी क्या हो गई, एक हाफ सर्कल हो गया, यानी यहाँ तक। तो देखो यहाँ तक, अब देखो ये कितना है, पाई, देख लो कितना एंगल बना, 180। कंपेयर करते चलो, फील आना चाहिए फिजिक्स का कि भाई दोनों में क्या रिलेशन, क्योंकि ये भी डायग्राम पढ़ा है, ये भी डायग्राम पढ़ रहे हो, मन में आता है कि भैया ये वाला डायग्राम सही था तो ये क्यों बनाया, क्या ये डायग्राम अलग अलग नहीं, अलग अलग नहीं है, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, ठीक है, अपनी डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। जैसे मैथ्स में वो पढ़ते हो ना ग्राफ वाला, भाई बार ग्राफ से भी दिखा सकते हो, चाहो तो पाई चार्ट से भी दिखा सकते हो, हिस्टोग्राम से दिखा सकते हो, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो सेम यहाँ पर क्या है कि इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिल रही है, तो हमने इस ग्राफ की इन्फॉर्मेशन को यहाँ रिप्रेजेंट किया है, तो इसीलिए कंपेयर कर रहा हूँ मैं, साथ में समझ में आ जाए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आधी साइकिल ये हुई, आधी साइकिल ये हुई, ये भी 180 पे, ये भी 180, बस फर्क कितना है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को एंगल पता था, यहाँ हर वैल्यू का एंगल पता चलेगा। किसी के मन में आया कि सर मुझे जब ईएमएफ यहाँ पर है, किसी भी इंस्टेंट पर ईएमएफ यहाँ पर है और मैं जानना चाहता हूँ कि कितना एंगल है इसका, तो पता कर लो, ये लो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल मेजर कर लो, ये तो कोई बच्चा मेजर कर देगा, डी रखेगा, बता देगा ये कितना एंगल है, 140 है, 130 है, 125 है, जो भी है। तो यहाँ पर एंगल पता करना बहुत आसान है। तो ये आधी साइकिल हो गई, यानी देखो यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ तक मैक्सिमम, यहाँ से डाउन, यहाँ से डाउन। अभी पूरी साइकिल नहीं हुई, क्योंकि इसकी एक साइकिल कब होती है, जब एक रोटेशन पूरा हो जाता है। अब देखो कहानी, यहाँ से चलोगे, यहाँ से चलोगे, यहाँ चलोगे, यहाँ चलोगे, अब देखो यहाँ फिर से मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, फिर से मैक्सिमम। तो देखो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला, ठीक है। अब ये जब यहाँ आगे जाएगा, ये लौट के वहीं आ गया, तो इसने भी कहा मेरी एक साइकिल पूरी, इसने भी कहा मेरी एक साइकिल पूरी। बात क्लियर है बिल्कुल, दोनों डायग्राम कंपेयर हो रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। तो इसका एक रोटेशन, इसका भी एक रोटेशन। फायदा क्या है, यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पे एंगल पता चल पा रहा था, यहाँ पे अपन को किसी भी वैल्यू पे एंगल पता चल सकता है। अब यहाँ फेज एंगल कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल क्या था, एंगल ही नहीं पता चलेगा भाई दोनों फेजर्स का, तो फेज एंगल कहाँ से था, वो यहाँ बहुत आसान है। अब कैसे, देखो ये तो बात हो गई ईएमएफ की। अब करंट पे आ जाओ, करंट कहाँ है मेरा, ये रहा। करंट के साथ भी क्या होगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करेगा। ये हाफ साइकिल हो गई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की साइकिल हो गई, ये छोटा वाला आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, यहाँ पहुँच गया, तो ये हो गई मेरी ये वाली साइकिल। इसने बोला था मैक्सिमम करंट 90 पर है, ठीक है भाई, मैक्सिमम करंट 90 पर है, लेकिन अगर बीच में भी पता करना हो तो पता कर लो। देखो यहाँ पर करंट कितना, ओमेगा टी, साफ साफ देख लो, करंट कितना है, ओमेगा टी पर, करंट कितना है, ओमेगा टी पर। बात क्लियर है, करंट ओमेगा टी पे, ये तो पता ही चलेगा करंट 90 पर है जब यहाँ होगा, यानी जब ये पीक पॉइंट होगा, और यानी कि इसका ये पॉइंट होगा और इसका ये वाला पीक पॉइंट होगा, तो ये तो पता चलेगा करंट 90 पर है। लेकिन इसके बीच में भी यहाँ एंगल पता चल रहा है, कैसे, देखो यहाँ पर जब करंट यहाँ पर है तो इनके बीच में एंगल पता चल रहा है, साथ में देखो लिखा भी हुआ है ओमेगा टी। बट यहाँ पर अगर तुम्हारी इच्छा है कि नहीं मुझे तो ये एंगल पता कर, ये पता करना करंट कितना, एंगल नहीं पता कर पाओगे, यहाँ पता कर लोगे, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें कहीं पर भी करंट पता करना पता चल जाएगा, यानी यहाँ मैक्सिमम, फिर से क्या है मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। इसी तरीके से करंट ने भी क्या कर लिया, अपना एक रोटेशन पूरा कर लिया, यानी करंट की भी एक साइकिल ऐसे बनी, करंट की भी एक साइकिल ऐसे बनी। यहाँ तक बिल्कुल स्टेप क्लियर है। अब बात कर लेता हूँ फेज एंगल की। अब देखो ध्यान से, आई भी मेरा इसी लाइन पर है, एंगल कितना है ओमेगा टी, और ईएमएफ भी मेरा इसी लाइन पर है ओमेगा टी। तो फिलहाल मेरा फेज एंगल 0 है, फिलहाल मेरा फेज एंगल कितना है इस केस में, 0। तो याद रखना कि फेज एंगल कितना होता है, 0, लेकिन कब,
जब आपका अकेला रजिस्टर लगा हो किसके अंदर, एसी सर्किट के अंदर, अकेला रजिस्टर, ठीक है, तो फेज एंगल बन गया 0। क्लियर है? आई होप आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जितना पॉसिबल हो सकता था उतना डिटेल में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक छोटी छोटी चीज़ समझाने की कोशिश की है। मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी ऐसे रट्टा मारो, इसीलिए मैंने दोनों को बहुत अच्छे से कंपेयर कराया है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये वाला डायग्राम भी था, ये भी डायग्राम था, क्या है। तो आपको क्लियर हो गया, ये डायग्राम जैसे जैसे बन रहा है उसी के बेसिस पे ये भी डायग्राम बन रहा है। बस यहाँ पर फेज एंगल कैलकुलेट करना थोड़ा सा हमारे लिए आसान है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।